गुड मॉर्निंग सभी को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दूसरे लेक्चर में हम सभी का स्वागत करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब 12th क्लास का या इवन के 11th क्लास का भी स्टार्ट करते हैं, 11th क्लास में तो स्टार्ट करना ही है, वहीं से शुरुआत होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर आप का एक 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो या कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने सोचा कि ये जो मैं लेक्चर तैयार कर रहा हूँ ना 11th क्लास के लिए ना ही 12th क्लास के लिए है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब शुरू करें तो उससे पहले इसकी जो ज़रूरत होती है उसके लिए मैं ये लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। और ये पूरा का पूरा एक पैकेज होगा जो चाहे वो किसी भी तरीके का कंपटीशन क्यों ना हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हों, या इवन कि आप अगर अपना कंसेप्ट डेवलप कराना चाहते हैं, इवन कि ग्रेजुएशन लेवल में भी अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट डेवलप करना चाहते हैं तो आप इन लेक्चर से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं और इनको देखकर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट को समझ सकते हैं। देखा होगा कि बहुत सारे रिप्यूटेड जो बुक्स हैं, जैसे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तैयारी के लिए, जैसे मेडिकल की तैयारी हुई या इंजीनियरिंग के आईआईटी की तैयारी हुई, मेंस और एडवांस की तैयारी हुई, उसके लिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक बुक प्रिस्क्राइब किया जाता है वो है मॉरिसन एंड बॉयड। मॉरिसन एंड बॉयड की किताब में भी जो भी एक रिप्यूटेड बुक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वहाँ आप देखेंगे कि चैप्टर शुरू, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होने से पहले उन्होंने पढ़ाया है स्ट्रक्चर ऑफ आइटम, उसके बाद पढ़ाया है केमिकल बॉन्डिंग। मतलब ये दोनों के दोनों चैप्टर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए निहायत ही ज़रूरी है। अगर आपने इसका कंसेप्ट नहीं है आपके पास तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत मास्टरशिप गेन नहीं कर सकते हैं, आप उसके मास्टर नहीं बन सकते हैं, बहुत ही पकड़ नहीं बन पाएगी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले बात साबित हो गई, सीधी सी बात है कि हमें स्ट्रक्चर ऑफ आइटम की जानकारी होनी चाहिए, और दूसरी बात कि केमिकल बॉन्डिंग का नॉलेज हमें होना चाहिए। ये दोनों चैप्टर तो यहाँ पढ़ाना बहुत मुश्किल है, वो एकदम से असंभव जैसा काम है। वो आप लेक्चर ऑलरेडी है स्ट्रक्चर ऑफ आइटम का पूरा 19 से 20 लेक्चर में मैंने पढ़ाया, वो चैप्टर पूरा इलाबरेटिव ढंग से पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर अभी है नहीं, तो मैं चाहूँगा कि केमिकल बॉन्डिंग का एक बेसिक कंसेप्ट, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, हम उसके लिए एक तैयारी कर लें, एक लेक्चर उसको दे दें कि बॉन्डिंग को हम समझ पाए। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें बॉन्डिंग का नॉलेज ज़रूरी है। अगर हम जानें कि नहीं कि बॉन्ड बनता कैसे है तो उसको तोड़ेंगे कैसे। सवाल है कि जब रिएक्शन मैकेनिज्म आप करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब होता है कि वो पाथवे का स्टडी करना, जिस पाथवे को फॉलो करता है कोई केमिकल रिएक्शन, खास करके ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है उसमें पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं, और उन नए बॉन्ड्स का बनना इस बात पे डिपेंड करता है कि पुराना बॉन्ड टूटा कहाँ से है। तो अगर हम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले टूटना समझना होगा, और तोड़ना चाहते हैं तो सब उसके पहले बनना समझना होगा। क्योंकि बिना किसी का क्रिएशन, किसी का निर्माण कैसे हुआ ये समझे हुए हम उसको सही तोड़ नहीं पाएंगे। बहुत बड़ा इसका माइथोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है, हम बाद में बात करेंगे आपसे कि कैसे, जैसे आपने सुना होगा कि महादेव जो है वो हमेशा विष्णु का ध्यान करते हैं, विष्णु जो है महादेव का ध्यान करते हैं। असल में ऐसा क्यों, जब सभी लोग इक्विवेलेंट है तो एक दूसरे का ध्यान क्यों करते हैं? तो उसका बड़ा सुंदर जवाब है कि अगर जैसे महादेव को विनाश का देवता मानते हैं तो आपने सुना होगा कि एक विनाश जो कर सकता है वो सही विनाश तभी कर सकता है जब उसने निर्माण को सही तरीके से समझा हो। अगर हमें किसी बिल्डिंग के बारे में पता हो कि इसमें किस कंपनी का रॉड लगा है तो हम उसी के हिसाब से उसको तोड़ने के लिए प्रयास भी करेंगे। तो निश्चित रूप से हमें अगर कुछ समझना है, बनाना है, बॉन्ड बनाना है, तो हमें बॉन्ड का टूटना समझना होगा, और बॉन्ड टूटते कैसे हैं उसको समझने के लिए बॉन्ड का बनना समझना होगा। तो हम पहले बॉन्ड का बनना ही समझ लेते हैं, और इसी को कहते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज्ञान अधूरा होता है, और केमिकल बॉन्डिंग का ज्ञान स्ट्रक्चर ऑफ आइटम के बिना अधूरा होता है। क्योंकि सारी की सारी ये जो केमिकल बॉन्डिंग की बात हम करते हैं वो एक्सटेंशन है स्ट्रक्चर ऑफ आइटम का। तो मैं फिर से आपको कह देना चाहता हूँ कि ये जो लेक्चर्स हैं वो पूरा का पूरा पैकेज हैं, किसी भी लेवल में, किसी भी स्टैंडर्ड में
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। इसलिए मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि ये क्लास 12 के लिए है और क्लास 11th के लिए है। आप जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करना चाहते हैं तो आप शुरू कहाँ से करें? यहीं से, क्योंकि यहीं से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। तो चलिए, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है तो हम पहले बॉन्डिंग को समझ लेते हैं। बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग को समझने से पहले, चूँकि मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ, ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आपने ऑक्टेट रूल वगैरह पढ़ा हुआ है, ऑक्टेट रूल वगैरह पढ़ा हुआ है। ये जानते हैं आप कि किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्यों होता है, और इसके बारे में कहना ये है कि जितने भी एटम्स होते हैं वे सारे के सारे एटम्स स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। और स्टेबिलिटी मिलेगी कैसे? उनको अपने नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा कन्फिग्रेशन अचीव कर लेने से उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, उनको स्टेबिलिटी मिल जाती है। नियरेस्ट नोबल गैस के कन्फिग्रेशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सारे के सारे एटम्स की यह टेंडेंसी होती है कि उनके भी आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो। और इसी के दरमियान कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन देते हैं, कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कार्बन जो है वो न इलेक्ट्रॉन दे सकता है न इलेक्ट्रॉन ले सकता है। उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वह इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि कार्बन जब कभी बनाता है तो एक कोवैलेंट बॉन्ड ही बना सकता है, कोवैलेंट कंपाउंड ही बना सकता है। इसकी बात हम लोग किए थे। तो यहाँ पर हमें जो मेनली फोकस करना है कि बॉन्डिंग क्यों होती है। बॉन्डिंग का रीज़न मैंने बता दिया आपको, टू गेट स्टेबिलिटी, टू गेट स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी कहाँ से आती है ये भी मैंने बताया था, ऑक्टेट रूल से। ऑक्टेट रूल एक बार ध्यान में ले आइए कि जितने भी एटम्स हैं उनकी टेंडेंसी होती है उनके नियरेस्ट नोबल गैस का कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए, स्टेबिलिटी पाने के लिए बॉन्डिंग होती है। और बॉन्डिंग स्टेबिलिटी पाने के लिए हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे सोडियम की बात अगर करते हैं तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है 2 8 1। इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो इसकी टेंडेंसी होगी एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और यह बना देगा Na+ और प्लस एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात हो, लूज करने की बात हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वह एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन गेन करे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर वह इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जैसे क्लोरीन 287 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है 1, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी है ऑक्टेट पूरा करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन ले ले। और तीसरी जो पॉसिबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर देख लें, आपको सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर किसी एटम में यह एक कंपल्सन हो जाए कि वह इलेक्ट्रॉन न दे सकता है न ले सकता है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, वो शेयरिंग करेगा। और वो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए हमें फोकस करना है कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन पे ही, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो भी बॉन्ड्स होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, वो आयनिक नहीं होते हैं। इसलिए हमें अपना समय आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में बर्बाद नहीं करना है। हमें मेनली बात करनी है फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड आफ्टर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड after the sharing of electrons, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं कि स्ट्रक्चर ऑफ आइटम में एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात की जाती है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उसका शेप थोड़ा सा हम जान लेना चाहते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, एक ब्रीफ लेक्चर दे देता हूं कि रदरफोर्ड का जब एटॉमिक मॉडल आया, एटम का मॉडल आया,
तो उन्होंने कहा था कि एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे सर्कुलर पाथ बने होते हैं। उन सर्कुलर पाथ्स में इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट स्पीड से चक्कर लगाते रहते हैं। और यही कंसेप्ट बोर ने भी कहा। बोर का भी यही कंसेप्ट था कि देयर आर सो मेनी एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर इवॉल्विंग विद द कांस्टेंट स्पीड। And when an electron get excited from the lower energy level to higher energy level, then absorption of the energy takes place, and if the electrons are de-excited from the higher energy level to lower energy level, then the energy is released in the form of radiation। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा उसी का एक नतीजा था कि रेडिएशन के फॉर्म में हमें मिलता है वो एनर्जी। लेकिन जैसे ही हाइजेनबर्ग्स की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आई, उसने कहा कि किसी भी एटम के चारों तरफ जो सर्टेन पाथ का कंसेप्ट है वो इनसिग्निफिकेंट है, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर सर्टेन पाथ है तो हम उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी एंड मोमेंटम या दो ऑब्जर्वेबल्स बड़े आसानी से साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग्स ने कहा था कि इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। There must be some uncertainty in the measurement of velocity if we measure the position of that electron precisely। तो कहना यह है कि जब सर्टेन पाथ होता ही नहीं है तब हम कैसे कह सकते हैं कि कोई ऑर्बिट होता है। तो ऑर्बिट का कंसेप्ट ही डिस्कार्ड हो गया। क्वांटम मैकेनिक्स का मॉडल तब आया उसके बाद। तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद जो ऑर्बिट का कंसेप्ट था वो डिस्कार्ड हो गया, वो समाप्त हो गया। तब एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, ऑर्बिटल। उसको कहते हैं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। उसका डेफिनेशन है कि ऑर्बिटल इज द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ का वह इलाका, वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, हम उसको कहते हैं ऑर्बिटल। अब ऑर्बिट का कंसेप्ट जो है वो रिप्लेस हो जाता है ऑर्बिटल से। अब ऑर्बिट का कंसेप्ट हम नहीं समझेंगे, अब बात आ गई ऑर्बिटल की। तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जिस शेप में ज़्यादा हो, जिस शेप में होगी वही शेप ऑर्बिटल का होगा। तो ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के हम शेप से ताल्लुक़ रखते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल के शेप में मैं आपको बता दूं कि यह एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल चाहे वो 1s हो या 2s हो, साइज थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन शेप यही होगा। और उसके बीच में यह न्यूक्लियस है और इसमें वेव फंक्शन का साइन चारों तरफ पॉजिटिव होता है। ये जो मैंने पॉजिटिव लिखा है ये वेव फंक्शन का साइन है और ये ऑर्बिटल है, तो निश्चित रूप से ये इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। इसी शेप में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है। आप ये मत समझना कि इसमें पॉजिटिव साइन लिख दिए हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक इसी में है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है इसमें। केवल मैंने जो प्लस साइन लिखा है वो वेव फंक्शन का साइन है। अगर इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वीडियो देखिए, जिसमें मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को प्लॉट करके दिखाया है, इक्वेशन के बेसिस पर प्लॉट करके दिखाया है। और वो क्वांटम मैकेनिक्स से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सोल्यूशन से हमने इक्वेशन पाया था और उस सोल्यूशन को जब प्लॉट किया था तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स मिले थे। उन ऑर्बिटल्स का प्लॉट आप देख सकते हैं और उस लेक्चर को आप देखकर इसको समझ सकते हैं। मैंने ये लिखा कि ये एस ऑर्बिटल है। ठीक वैसे ही पी ऑर्बिटल होता है, तो एक होता है पी एक्स ऑर्बिटल, डम्बेल शेप का, प्लस माइनस, ये वेव फंक्शन का साइन है। ये एक्स एक्सिस है तो इसका नाम हो जाएगा पी एक्स ऑर्बिटल। हो सकता है कि अगर लोब जो है, इसको लोब कहा जाता है, लोब अगर वाई एक्सिस पर हो तो हम उसको कहेंगे कि ये पी वाई, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इस ऑर्बिटल का नाम हो जाएगा पी वाई। वैसे ही अगर जेड एक्सिस के अलोंग, ये अगर जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस के अलोंग अगर लोब है तो हम उसका नाम रखते हैं, ये एक्स एक्सिस हुआ तो इस ऑर्बिटल का नाम रखते हैं पी जेड। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के शेप है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिर से समझ लीजिए कि एटॉमिक ऑर्बिटल इज द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। और जो मैंने साइन लिखा है उसके लोब्स में वो वेव फंक्शन का साइन है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लस साइन होने से इलेक्ट्रॉन नहीं और माइनस साइन होने से इलेक्ट्रॉन है। तो हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की होगी? शेयरिंग ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू गेट स्टेबिलिटी। मैं बता दूं आपको स्टेबिलिटी कैसे मिलता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो अगर ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। जैसे अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s1, आप जानते हैं। तो इसका जो सबसे नियरेस्ट नोबल गैस है, नियरेस्ट नोबल गैस वो है हीलियम। नियरेस्ट नोबल गैस जो है वो है हीलियम, और हीलियम का कन्फिग्रेशन होता है 1s2। तो हाइड्रोजन चाहेगा कि इसके भी कन्फिग्रेशन में, आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो उसके लिए हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, और ये शेयरिंग कर लेगा और दोनों के पास अब 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हीलियम का कन्फिग्रेशन इसने अचीव कर लिया और ये स्टेबल हो गया। इस तरह से एक कोवैलेंट बॉन्ड बना और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बना। ये कोवैलेंट बॉन्ड एक्सटेंड हो सकता है अलग अलग बातों में। जैसे हम अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ये हमने लिख दिया। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 7। ये 7 हो गए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 2 और 5 7। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी? 1 इलेक्ट्रॉन्स की। दिस रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबिलिटी। तो अब यहाँ पर इसको दिखाने के लिए मैंने, ये बड़ा ही बेसिक चीज़ है, ये आप 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, 9th 10th में ये सब पढ़ाया जाता है। हम लोग इसको लुईस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, और ऐसे हम लोग घेर देते हैं और कहते हैं कि ये बॉन्ड बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई इसलिए एक बॉन्ड बन गया। ठीक वैसे ही अगर आप ऑक्सीजन में दिखाना चाहते हैं O2 मॉलिक्यूल में कैसे बॉन्डिंग हुई होगी, तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होगा 1s2, 2s2, 2p4, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होने से अब ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। देखिए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है, दूसरे के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा और इस तरह से ये बना लेगा O2। तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हम लिखते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड लिखते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम कहें कि N2 मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग एक्सप्लेन करना है, N2 मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग एक्सप्लेन करना है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे 1s2, 2s2, 2p3, मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 5, 3 और 2 5। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? रिक्वायर्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो यह 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, फिर ये नाइट्रोजन इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हुए, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, और इस तरह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और इन दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। देखिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड बन गया। इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन इस कोवैलेंट बॉन्ड को जब बहुत ही माइन्यूटली पढ़ा गया, स्टडी किया गया, तो कुछ अचंभित करने वाली बातें सामने आई, कुछ आश्चर्यजनक बातें, रिजल्ट्स सामने आए। और वो रिजल्ट्स क्या हैं, इस पर हम अभी आपको दिखाते हैं, डाटा के साथ दिखाते हैं कि इसको थोड़ा सा ऑर्बिटल के कंसेप्ट पर समझ लें कि जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है वो कैसे हुई है। उसको थोड़ा सा, अभी तो ये बहुत दिन तक पॉपुलर चला, ये बहुत दिन तक पॉपुलर रहा कि ये बॉन्डिंग जो हम शेयरिंग से दिखा रहे हैं ये बहुत ही पॉपुलर हुआ, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी बहुत जल्दी ही सामने आ गए। क्या लिमिटेशंस थे ये समझ लेना है कि जब हम बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं ऑर्बिटल्स के कंसेप्ट, ऑर्बिटल्स को ध्यान में रख के, तो क्या होता है। देखिए, बॉन्डिंग इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, बॉन्डिंग इन H2 मॉलिक्यूल, ये तो मैंने आपको दिखा दिया।
कि कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, और इसको अगर इस थ्योरी को समझना है तो केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर में आपको देखना पड़ेगा। हम अभी कोशिश करते हैं आपको बहुत कुछ समझाने का भी इसमें। अब एकदम से पूरी थ्योरी तो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है, लेकिन इस लायक ज़रूर आपको बना दिया जाएगा कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बॉन्डिंग्स को समझने लगेंगे। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग को अगर देखना चाहें तो देखिए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1, इसका शेप होता है स्फेरिकल, तो ऐसा शेप हुआ। दूसरे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम है तो दूसरे का भी 1s1, और इसका भी शेप जो है एस ऑर्बिटल का ऐसा होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दिया हमने, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो दोनों हाइड्रोजन एटम जब पास आएंगे, सपोज कीजिए कि ये हाइड्रोजन एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मैं लिखता हूँ, हाइड्रोजन एटम यहाँ लिखता हूँ, दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करने आ रहा है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन। जब ये शेयर करेगा तो कहता है कि ऐसा हो जाता है। अब इसका कंसेप्ट हमें कहाँ से मिला ये समझना चाहते हैं। इसको ये एविडेंस कहाँ से मिला कि ये दोनों एक दूसरे में देखिए धंस गया है, इंटरपेनेट्रेट हो गया है। ये हम कैसे समझे ये आपको बता देते हैं। पेनेट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखो, हाइड्रोजन एटम का साइज क्या होता है? साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर आपने पढ़ा है तो वो होता है 0.529 पिकोमीटर, सॉरी 52.9 पिकोमीटर, 52.9 पिकोमीटर। ये हाइड्रोजन एटम का साइज है। तो कहता है कि अगर 2 हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम, बॉन्डिंग के दरमियान अगर सिंपली एक दूसरे को टच करते हैं, सिंपली टच ईच अदर, अगर एक दूसरे को ये टच करते हैं तो ये देखिए टच कर रहे हैं, तो दोनों के न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जिसको हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कितना होना चाहिए? होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 52.9 पिकोमीटर प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 52.9 पिकोमीटर, इतना पिकोमीटर, और इसको जोड़िएगा तो आएगा 105.8 पिकोमीटर। मतलब दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच के, दोनों हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए था 105.8 पिकोमीटर। लेकिन कहता है कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, जब इसका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किया गया तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कहता है कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो मात्र 74 पिकोमीटर है, मात्र 74 पिकोमीटर है। इसका यह मतलब हुआ कि ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ये इंटरपेनेट्रेट कर रहे हैं, इंटरपेनेट्रेट कर रहे हैं, पेनेट्रेट ईच अदर। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं एक दूसरे में इंटरपेनेट्रेट कर रहे हैं, मतलब ओवरलैप कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ दिखाया है। यहीं से हमें एविडेंस मिलता है कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे को इंटरपेनेट्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे में समा जा रहे हैं, धंस जा रहे हैं, और इसीलिए उनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ है उससे कम हो जा रहा है। तो इसी घटना को, इसी इंटरपेनेट्रेशन का एक नाम पड़ा है ओवरलैपिंग। तो अब एक स्टेटमेंट बदल गया, जैसे जैसे स्टडी होता गया है, रिसर्च होता गया है, बातें बदलती गई हैं। अब स्टेटमेंट बदल गया कि कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के बाद होता है।
अभी जो कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन कोई चीज़ है नहीं, इलेक्ट्रॉन तो वेव है। बाद में चल के क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल आया तो कहा गया कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है। तो इलेक्ट्रॉन कोई खास कोई पार्टिकल नहीं है, कोई एक टुकड़ा नहीं है, या कोई एक पत्थर का टुकड़ा नहीं है कि शेयरिंग हो जाएगी, वो एक वेव है। और बाद में चल के ऐसा कहा गया कि कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो अब कंसेप्ट जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग पे आकर रुक जाती है कि हमें समझना होगा कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती क्या है। तो चलिए हम आपको ओवरलैपिंग समझा देते हैं इसी लेक्चर में। तो कहा कि ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के बाद बनते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है आपको समझा दिया है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो किसी भी न्यूक्लियस, किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ का वह इलाका है जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहलाता है। तो यहाँ मैंने आपको दिखाया एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक नया कंसेप्ट आया और इसी कंसेप्ट को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है। प्राइमरी स्टेज में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का स्वरूप अलग अलग कंपाउंड्स में बदलता गया, धीरे धीरे नए नए थ्योरीज आई, नए नए रिसर्च हुए, नए नए कंसेप्ट डेवलप हुए, तो उसमें बहुत सारा अमेंडमेंट किया गया, मॉडिफिकेशंस हुए, लेकिन ये ओरिजिनल फॉर्म यही है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। तो मैंने कहा कि ओवरलैपिंग होती है, तो ओवरलैपिंग का मीनिंग भी आपको दिखाया है। ओवरलैपिंग का मीनिंग भी आपको दिखाया है कि यह इंटरपेनेट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंटरपेनेट्रेशन ऑफ एओज, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनका इंटरपेनेट्रेशन होता है, जिसके कारण कुछ पोर्शन जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कॉमन हो जाते हैं और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस घट जाता है। अब यहाँ एक बात कहा गया कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि ओवरलैपिंग क्यों हो रही है? शेयरिंग के लिए। और शेयरिंग कब होगी? जब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। और आप समझ रहे हैं कि अगर दोनों के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो शेयरिंग किस चीज़ का करेगा? या किसी एक के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब भी शेयरिंग नहीं करेगा। यहाँ कहता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के लिए हो रही है। ये भी बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट है, बाद में चल के जो सुधार होगा वो करेंगे। अभी ये बड़ा बेसिक स्टेटमेंट है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स वही ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के लिए ओवरलैपिंग हो रही है। तो ओवरलैपिंग में कहता है कि कुछ कंडीशंस होते हैं कि ओवरलैपिंग कैसे होगी। कंडीशंस फॉर ओवरलैपिंग, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी तो उनके कंडीशंस क्या हो सकते हैं? पहला कि जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, आप ऐसे समझिए ना, आप जनरल समझ लीजिए कि ओवरलैपिंग का मतलब हुआ कि दो गाड़ियों में टक्कर हो जाना। मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं और ओवर ब्रिज के, फ्लाईओवर के नीचे से जा रहे हैं और कोई ट्रक फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहा है, तो क्या फ्लाईओवर के ऊपर से जाने वाला ट्रक हमको कभी टक्कर मार सकता है? कभी नहीं। तो ठीक वैसे ही अगर कोई एटॉमिक ऑर्बिटल XY प्लेन में है और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल YZ प्लेन में है तो उन दोनों का ओवरलैपिंग नहीं हो सकता है। ओवरलैपिंग के लिए कंडीशन, पहला कंडीशन है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में भाग ले रहे हैं उनको सेम प्लेन में होना चाहिए। तो एटॉमिक लिख देना चाहता हूं ये कंडीशन कि एओज अंडरगोइंग ओवरलैपिंग must be in the same plane, वो सेम प्लेन में होने चाहिए। अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल XY एक्सिस में, XY प्लेन में है तो दूसरा भी XY प्लेन में ही होना चाहिए। जैसे S ऑर्बिटल तो ये 3 डायमेंशनल होता है, तो 3 डायमेंशनल में तो कोई प्लेन नहीं, सारे के सारे प्लेन आएंगे। दूसरे S ऑर्बिटल के साथ ये ओवरलैप कर सकता है, दूसरे S ऑर्बिटल के साथ ये ओवरलैप कर सकता है। मैं यहाँ सही का निशान लगा देता हूँ। लेकिन अगर आप बात करते हैं PX ऑर्बिटल की, अगर ये PX है, सपोज कीजिए कि यह PX ऑर्बिटल है जो XY प्लेन में है और दूसरा PZ ऑर्बिटल है
वाईजेड प्लेन में है तो इनकी ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि ये दोनों एक प्लेन में नहीं है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए पहला कंडीशन, ओवरलैपिंग के लिए पहला कंडीशन है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रहा है ओवरलैपिंग में उनको सेम प्लेन में होना चाहिए। वो सेम प्लेन में होंगे तभी ओवरलैप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यहां लिख देता हूं मैं कारण, आर नॉट इन द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन में नहीं है, इसलिए ये ओवरलैपिंग में भाग नहीं लेंगे, ये ओवरलैप नहीं कर सकते हैं। मतलब एक px का px के साथ ओवरलैपिंग हो सकता है क्योंकि दोनों सेम प्लेन में होंगे। एक py का py के साथ ओवरलैपिंग हो सकता है क्योंकि ये दोनों सेम प्लेन में है। एक pz का pz के साथ ओवरलैपिंग हो सकता है क्योंकि ये सेम प्लेन में है। लेकिन px का py के साथ नहीं होगा, py का pz के साथ नहीं होगा, pz का px के साथ नहीं होगा। px एंड py का ओवरलैपिंग संभव नहीं है, px एंड pz का ओवरलैपिंग संभव नहीं है, py एंड pz का ओवरलैपिंग संभव नहीं है क्योंकि ये सेम प्लेन में होते ही नहीं है। तो पहला कंडीशन हो गया कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले हैं उनको सेम प्लेन में होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि ओवरलैप इंटीग्रल मस्ट बी नॉन जीरो। ओवरलैप इंटीग्रल मस्ट बी नॉन जीरो, नॉन जीरो। ओवरलैप इंटीग्रल जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये ओवरलैप इंटीग्रल क्या है, ये तो बहुत बड़ा मैथमेटिकल टर्म है, लेकिन हम आपको समझा सकते हैं ओवरलैप इंटीग्रल क्या होगा। जैसे देख लीजिए, एस ऑर्बिटल है, इसके चारों तरफ वेव फंक्शन का साइन पॉजिटिव है, और दूसरा एस ऑर्बिटल, इसमें भी चारों तरफ वेव फंक्शन का साइन पॉजिटिव है। इनकी ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग ऐसे होगी, देख लीजिए, ये ओवरलैपिंग हुई तो यहाँ भी प्लस साइन ही है, प्लस साइन ही है, तो प्लस 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 और प्लस प्लस प्लस, मतलब रिजल्टेंट जो हुआ पॉजिटिव। यह ओवरलैपिंग पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहलाती है और इसका ओवरलैप इंटीग्रल पॉजिटिव होगा। एग्जैक्ट कितना वैल्यू होगा वो हम नहीं बता सकते हैं, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन हम इतना जरूर बता सकते हैं कि ओवरलैप इंटीग्रल पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि जीरो है। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग इसका नाम, इस ओवरलैपिंग का नाम है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, और इसमें ओवरलैप इंटीग्रल पॉजिटिव हुआ है। ठीक वैसे ही सपोज कीजिए कि अगर एक px ऑर्बिटल है, दूसरे px ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, दोनों px है, ये भी px है और ये भी px है, इनकी ओवरलैपिंग अगर होती है तो ओवरलैपिंग ऐसे होगी, प्लस माइनस प्लस माइनस, ओवरलैपिंग हुई, ये प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, तो यह फिर से पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो गई। यहाँ भी ओवरलैप इंटीग्रल अभी जीरो नहीं हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें से एक को पलट दीजिए, तो पलट दीजिए, सोचना क्या है, प्लस माइनस, दूसरे में फिर माइनस प्लस, एक को पलट देता हूँ, ये भी px ही है और ये भी px ही है, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो ये ओवरलैपिंग निगेटिव ओवरलैपिंग हो गई। और इस तरह की ओवरलैपिंग हो सकती है, निगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, ये हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपने ले लिया है ये pz, ये pz है प्लस माइनस, अब छोड़िए ना pz को, आपने ले लीजिए एक px ही ले लीजिए, ये px ले लिया और इसका ओवरलैपिंग हम s ऑर्बिटल से करवा रहे हैं, s ऑर्बिटल से करवा रहे हैं, तो ओवरलैपिंग होगी, देखिए प्लस 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 माइनस, तो प्लस 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 माइनस माइनस, तो ओवरलैप इंटीग्रल जीरो। ऐसा ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है, इस तरह का ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ ओवरलैप इंटीग्रल जीरो हो गया। तो मैंने आपको बता दिया कि ओवरलैपिंग अगर होगी तो कोई भी ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है, कुछ सर्टेन ओवरलैपिंग अलाउड है जो इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करता है, वही ओवरलैपिंग अलाउड है। आज ओवरलैपिंग के बारे में बात कर ही लेनी है कि ओवरलैपिंग कैसे होती है।
और उससे क्या बनता है, कैसा बॉन्ड बनता है, ये हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे इस लेक्चर में कि ओवरलैपिंग से बॉन्ड कैसे बन रहा है और कौन से बॉन्ड बन रहे हैं। तो अभी तक तो इतना समझा कि ओवरलैपिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। ओवरलैपिंग का टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ये जो ओवरलैपिंग होनी है उसके टाइप्स क्या है। बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ अप्रोच, मतलब किस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उसके बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बॉन्ड एक्सिस एक होता है, बॉन्ड एक्सिस, जिस एक्सिस के अलोंग एटॉमिक ऑर्बिटल अप्रोच करते हैं हम उस एक्सिस को बॉन्ड एक्सिस मानते हैं कि एक्सिस थ्रू विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स अप्रोच, एक दूसरे को अप्रोच जिस एक्सिस के थ्रू करता है हम उसको बॉन्ड एक्सिस मानते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा हो तो हम लोग जेड एक्सिस को ही बॉन्ड एक्सिस मान लेंगे। अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में या स्टेटमेंट में कि एक्स एक्सिस इज टेकन एज द बॉन्ड एक्सिस, तब हम एक्स को मानेंगे। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम जेड को मानेंगे, हम जेड एक्सिस को बॉन्ड एक्सिस मानेंगे। उसके बेसिस पर यह ओवरलैपिंग दो तरह का होता है। एक होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग, और एक होता है, या इसी का दूसरा नाम है एक्सियल ओवरलैपिंग, और दूसरा होता है पैरेलल ओवरलैपिंग या साइडवाइज ओवरलैपिंग। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग का मतलब हुआ कि अगर ये जेड एक्सिस है, सपोज कीजिए जेड एक्सिस है, तो एक्सिस के अलोंग अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो उसको कहते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। जैसे एक्स एक्सिस, यूँ समझिए ना लेमैन के लैंग्वेज में कि अगर आमने सामने का टक्कर हो रहा हो तो उसको कहते हैं हेड ऑन। अगर ये एक्स जेड एक्सिस है, ये भी जेड एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो इन दोनों का टक्कर होगा और इस तरह से जो ओवरलैपिंग होगी वो ओवरलैपिंग होगी, ये ओवरलैप जोन कहलाता है, ये ओवरलैपिंग होगी हेड ऑन ओवरलैपिंग। और हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं सिग्मा बॉन्ड। यह कोवैलेंट बॉन्ड है जिसका नाम है सिग्मा बॉन्ड। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। चूंकि ये जो ओवरलैप जोन है ये बड़ा होता है, सामने सामने टक्कर होगा तो ओवरलैप जोन ज़्यादा होगा, इसलिए यह सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। तो इतना समझ लेना है कि हेड ऑन ओवरलैपिंग अगर हो रहा है दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का तो उससे बनेगा सिग्मा बॉन्ड। और साइडवाइज ओवरलैपिंग में एग्जाम्पल दिखला देता हूँ कि अगर सपोज कीजिए कि ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस, तो ये पी एक्स ऑर्बिटल हुआ प्लस माइनस, ये पी एक्स एटॉमिक ऑर्बिटल है, फिर ये जेड एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर पी एक्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनकी ओवरलैपिंग होगी। तो ओवरलैपिंग में ऐसे ओवरलैपिंग हो गई, तो देखिए ये ओवरलैप जोन है, ये रंग दिया है ओवरलैप जोन है, तो इसको कहते हैं साइडवाइज ओवरलैपिंग। और इस साइडवाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड बनता है और पाई बॉन्ड में आप देख लीजिए कि जो ओवरलैप जोन है वो बहुत छोटा है, इसलिए पाई बॉन्ड कंपैरेटिवली वीकर होता है, ये वीकर होता है पाई बॉन्ड।
तो दो तरह का ओवरलैपिंग मैंने आपको समझाया, एक एक्सियल ओवरलैपिंग है, दूसरा साइड वाइज ओवरलैपिंग है। साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड और एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब यहाँ एक बात मैं आपको बता देता हूँ, बहुत डिटेल में तो जा नहीं सकते हैं, कि पाई बॉन्ड जो है वो तभी बनेगा, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड followed by the formation of sigma bond, formation of sigma bond। मतलब पाई बॉन्ड अकेले नहीं बन सकता है, वो जब कभी बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद ही बनेगा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड अकेले नहीं बन सकता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग तभी होगी जब पहले एक्सियल ओवरलैपिंग हो चुकी है। और ये जो ओवरलैपिंग का मैंने बताया आपको, वो है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के एलॉन्ग या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो ओवरलैपिंग हो रही है, और यहाँ पर सामने सामने एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये दो तरह के ओवरलैपिंग हुए, जिससे हमें डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स मिल रहे हैं। दो तरह के कोवैलेंट बॉन्ड्स की बात की मैंने, और वो है एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तो दो तरह के कोवैलेंट बॉन्ड्स भी हो गए, सिग्मा और पाई। अब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बेसिस पर देख लेते हैं कि किनका किनका ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बनेगा, और किनका ओवरलैपिंग होगा तो पाई बनेगा। ये हमें समझ लेना है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बेसिस पर, जैसे एस ओवरलैपिंग, एस ओवरलैपिंग, तो इसके नाम से ही जाहिर है कि दो एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, दो एस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होना है। तो जब दो एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो आप समझ गए कि ये स्फेरिकल है, तो हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग ही होगी, हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग ही होगी, और हमें मिलेगा सिग्मा बॉन्ड। किस तरह का ओवरलैपिंग है ये? हेड ऑन ओवरलैपिंग, एस ओवरलैपिंग। दूसरा sp ओवरलैपिंग। मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि अगर कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब है कि रेफरेंस एक्सिस जेड एक्सिस को माना गया है, बॉन्ड एक्सिस जेड एक्सिस को माना गया है। तो देखिए, जेड एक्सिस अगर ये है तो एस ऑर्बिटल हुआ, प्लस जेड एक्सिस अगर हम इसको मान लेते हैं, प्लस ये है जेड एक्सिस, तो ये हो जाएगा पी जेड प्लस 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 प्लस, अगर वो जेड एक्सिस है तो ये हो जाएगा पी एक्स, ये हो जाएगा पी एक्स, और अगर ये एस ऑर्बिटल है और ये हो जाएगा, तब ये जेड एक्सिस है, समझ लीजिए ये भी जेड एक्सिस है, तो ये हो जाएगा पी वाई। तो देख लीजिए कि एस और पीजेड का ओवरलैपिंग हो सकता है, एस और पीजेड का ओवरलैपिंग हो सकता है। ऐसे ये ओवरलैप जोन हो गया, ये ओवरलैपिंग हो सकती है, ये अलाउड है। और कैसा बॉन्ड देगा? ये सिग्मा बॉन्ड देगा। लेकिन इस तरह की ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है, इस तरह की ओवरलैपिंग अलाउड नहीं। मैंने पहले ही बता दिया कि इनका अगर ओवरलैपिंग होता है तब हमें ओवरलैप इंटीग्रल 0 मिलेगा, जो कि अलाउड नहीं है। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि अगर कहीं लिख देता है कि एस एक्स एक्सिस को हमने बॉन्ड एक्सिस माना है, एक्स एक्सिस को हमने बॉन्ड एक्सिस माना है, तब एस ऑर्बिटल और पी एक्स का अगर आप ओवरलैपिंग करवाते, ये पी एक्स मैंने लिखा हुआ है, अगर एस और पी एक्स का ओवरलैपिंग करवाते तो होता, बाकी दोनों का नहीं होता। मतलब जिस एक्सिस को हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है, उस पी ऑर्बिटल का एस के साथ ओवरलैपिंग होगा और सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। जैसे हमने जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है, तो पी जेड का ओवरलैपिंग एस के साथ होगा। अगर एक्स एक्सिस को मानेंगे तो पी एक्स का ओवरलैपिंग एस के साथ होगा। अगर वाई एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानेंगे
तो पी वाई का ओवरलैपिंग एस ऑर्बिटल के साथ होगा। ठीक है, अब बात रही तीसरे में पीपी ओवरलैपिंग। तो पीपी ओवरलैपिंग में फिर से यहाँ वही बात है कि जेड एक्सिस को हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना हुआ है, तो एक पीएक्स के साथ ओवरलैप करेगा। ये तो हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि पीएक्स पीवाई के साथ नहीं कर सकता है। ये जेड एक्सिस हुआ और ये भी जेड एक्सिस हुआ, तो इसके लॉन्ग होगा, तो ये जो बनाएगा वो पाई बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। वैसे ही पी वाई का भी होगा, ये पी एक्स है तो ये भी पी एक्स है। आप समझ गए होंगे कि ये अगर पी वाई होगा तो ये भी पी वाई होगा, और दोनों ही केस में आपको मिलेगा पाई बॉन्ड ही। लेकिन अगर पीजेड की बात करते हैं तो पीजेड तो बॉन्ड के एलोंग होगा, एक्सिस के एलोंग होगा। ये पीजेड है, दूसरा पीजेड है, और इनकी ओवरलैपिंग होगी, और वो जो ओवरलैपिंग होगी वो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी और सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। फिर यहाँ एक बार आपको आगाह कर देना चाहता हूँ कि अगर एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना जाएगा तब पीएक्स और पीएक्स मिलके सिग्मा बॉन्ड देगा, पीवाई और पीवाई मिलके पाई बॉन्ड देगा, पीजेड मिलके पाई बॉन्ड देगा। यहाँ हमने माना है जेड एक्सिस को, इसलिए पीजेड मिलके सिग्मा बॉन्ड दे रहा है, पीएक्स मिलके पाई बॉन्ड दे रहा है, पीवाई मिलके भी पाई बॉन्ड दे रहा है। तो हमने केवल ये समझ लेना है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब रेफरेंस एक्सिस मतलब बॉन्ड एक्सिस किसको माना गया है, उसके बेसिस पर हमें डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स मिलेंगे। तो आपने समझ लिया यहाँ कि ओवरलैपिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, और वो कोवैलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अब आइए कुछ बॉन्डिंग को हम समझ लेना चाहते हैं कि कैसे बॉन्डिंग होती है। तो आइए हम बॉन्डिंग एक्सप्लेन करते हैं मीथेन में। देखते हैं कि मीथेन में ये जो ओवरलैपिंग का जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसके बेसिस पर हम बॉन्डिंग को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मीथेन में जो बॉन्डिंग होनी है वो कार्बन और हाइड्रोजन की होनी है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p2। अगर इसको हम ऑर्बिटल में बॉक्स में लिखें, आपको याद होगा ऐसा कन्फिग्रेशन लिखा जाता है, नहीं याद है तो पिछला लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देख लीजिए। 1s, ये 2s और ये 2p 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मैंने जो लिखा है ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब यह वैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो अफबाउ प्रिंसिपल को, हुंड्स रूल को और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हुए लिखा गया है। मैंने अभी आपको बताया कि जब ओवरलैपिंग होनी है तो जिस एटॉमिक ऑर्बिटल का जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में भाग लेगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो देखो p ऑर्बिटल में केवल 2 ही p ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये 2 ही बॉन्ड बना सकता है, 2 ही ओवरलैपिंग कर सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर इसकी वैलेंसी जो है वो मात्र 2 हो गई। वैलेंसी कितनी हो गई? 2, क्योंकि 2 ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये 2 ही ओवरलैपिंग कर सकता है। तो कहा कि नहीं, लेकिन ये तो 4 ओवरलैपिंग करता है। तो कार्बन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, थोड़ा सा एनर्जी इसकी बढ़ जाती है थोड़ी सी, और तब ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। मतलब कि हुंड्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और अफबाउ प्रिंसिपल को ओबे नहीं करता हुआ एक कन्फिग्रेशन होता है जिसमें 2s का एक इलेक्ट्रॉन निकल के और चला जाता है 2p में चला गया। अब ये 4 हो गया। अब इसकी वैलेंसी जो है वो 4 तो हो गई, इसकी वैलेंसी हो गई 4। ठीक बात है। अब हाइड्रोजन का जो एटम है, हाइड्रोजन जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s1, तो s के पास एक इलेक्ट्रॉन है, s में एक इलेक्ट्रॉन है, 1s इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना ले
ओवरलैपिंग से, एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना ले ओवरलैपिंग से, एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना ले ओवरलैपिंग से, और एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना ले ओवरलैपिंग से। चारों हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, ओवरलैपिंग हो गई। कहता है कि अगर यह एक्सप्लेनेशन इफ इट इज करेक्ट, अगर ये सही है तो दो बातें होनी चाहिए कि मीथेन में इन CH4 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, क्योंकि PX PY PZ जो है ये PX है एक्स एक्सिस, ये Y एक्सिस, और अगर ये Z एक्सिस है तो ये सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। PX PY PZ, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ इसका नाम। ये अगर PX है, ये अगर PY है और ये अगर PZ है, तो तीनों का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए 90 डिग्री होना चाहिए। और दूसरा जो ऑब्जर्वेशन है कि इसमें दो तरह के टू टाइप्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स शुड बी देयर, बॉन्ड्स शुड बी देयर। दो टाइप के कौन कौन होने चाहिए? कहा कि एक वैसा जो s ऑर्बिटल के साथ बना है, देखिए कार्बन के s ऑर्बिटल के साथ जो बना है, और बाकी 3 विथ p ऑर्बिटल्स, 3 वैसे जो p ऑर्बिटल के साथ बने हैं। दो तरह के बॉन्ड्स होने चाहिए। हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि अगर हम इस बॉन्डिंग को सही माने तो मीथेन में जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे PX PY PZ जो परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का होना चाहिए। और दूसरी बात कि इसमें दो तरह के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होने चाहिए। पहला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो s ऑर्बिटल के साथ बना है, s ऑर्बिटल का शेप भी अलग होता है, और दूसरा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो 3 p ऑर्बिटल के साथ बना है, p ऑर्बिटल का शेप अलग होता है। तो दो तरह के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होने चाहिए, 3 एक जैसा और एक अलग। लेकिन कहता है कि जब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किया गया मीथेन का, बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये, कि जब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट निकाला गया तो मीथेन में बॉन्ड एंगल मिलता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। और इसके सारे के सारे बॉन्ड्स, ऑल द बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, सारे के सारे बॉन्ड्स एकदम आइडेंटिकल, सदृश थे। मतलब कि हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो कहीं न कहीं से उसमें गलती हो चुकी है, हम उसको सही जगह पे, हम सही पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो बात ये हो गई कि मीथेन का जो ओवरलैपिंग मॉडल के आधार पे बॉन्डिंग एक्सप्लेन किया गया वो बहुत माकूल नहीं है, बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है। तो आखिर कौन सा एक्सप्लेनेशन होगा जो इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कर पाएगा? तो एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया और उस कंसेप्ट का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। उस कंसेप्ट का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, इसके बिना बॉन्डिंग अधूरा है। हमें हाइब्रिडाइजेशन पहले समझना होगा। हाइब्रिडाइजेशन बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये जानना है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, हम कैसे पता लगाएंगे कि किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, इस बात की तो चर्चा करनी ही है, क्योंकि उसके बिना तो कोई उपाय ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पाएंगे हम लोग। तो अब ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, हम हाइब्रिडेशन की बात यहाँ नहीं कर सकते हैं। हाइब्रिडेशन को एक अगले टॉपिक में रखेंगे, अगले लेक्चर में रखेंगे, वहाँ हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे और आपको ये सब दिखाएंगे कि कैसे हम उस हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट पर इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी, और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो, और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक दें। निश्चित रूप से जो भी वीडियो आप देखते हैं, आप एक बार उस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।
तो अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी और वहाँ हम चर्चा करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, कि बॉन्डिंग को सही सलामत सही एक्सप्लेन करने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, ख़ास करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। और फिर मैं आपको दावा करता हूँ कि जब रिएक्शन मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे ना, तो इन सब का बहुत ही बड़ा यूज़ होता है उन सभी में। आप कभी पलट के देख लेना, जितने भी रेप्यूटेड बुक्स हैं वहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने से पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया जाता है। तो फिर से भेंट होगी आपसे। धन्यवाद।